Welcome to our first lecture on inverse trigonometric function. So inverse trigonometric function is one of the most important topics in class 12 mathematics course. This is the first lecture. In this lecture, we will see the basic introductory topics related to inverse trigonometric functions, and then we will see some introductory parts of the basic functions, which are cosine functions, sine function, and the tangent function. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 फंक्शंस के बारे में आज देखेंगे कि उनका इन्वर्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है और वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो लेट अस रिकॉल। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जो पढ़ा था, उसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमने 6 टी रेशियोज को पढ़ा था एज ए फंक्शन, और हमने उनकी एंगुलर प्रॉपर्टीज देखा था। एंड along with the angular properties we have also seen their functional properties, यानी एज ए फंक्शन उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सारी चीजें हमने देखा। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने देखी थी, एक उन इम्पॉर्टेंट चीज में से एक था पीरियोडिक होना। That means these functions are all periodic functions. तो periodic function जैसा कि हमें पता है क्या होते हैं, periodic functions ऐसे function होते हैं जो एक certain length of interval के बाद repeat करने लगते हैं, ठीक है। And all of these functions are not one one. ये सारे के सारे functions one one नहीं होते हैं because of their repetitive behavior. जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप बात करें तो sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कॉस के बारे में, तो कॉस 0 इज 1, कॉस 2 पाई इज आल्सो 1 एंड सो ऑन। सो दीज आर नॉट वन वन फंक्शंस। अब अगर हम अपने पहले चैप्टर को रिकॉल करें, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है फंक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर हमने देखा है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, any function is invertible if and only if it is bijective। तो हमने ये देखा कि अगर कोई फंक्शन सेट A से सेट B में डिफाइन किया जा रहा है, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, यानी उसका इन्वर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब वो फंक्शन f बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, आपका f जो है वो होना चाहिए 1 1 एंड ऑन 2। तो ये होना चाहिए 1 1 के साथ साथ ऑन 2 भी होना जरूरी है। अब क्योंकि आपको ये चीज पता है और आप बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करेंगे, तो हमको ये देखना होगा कि क्या वो फंक्शन, यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं, वो 1 1 है या नहीं है। तो अभी आपने देखा कि बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर टी फंक्शंस आर नॉट 1 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1। तो हमारे पास की ऑब्जर्वेशंस क्या आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं दे आर नॉट 1 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1। तो अब यहाँ पे आकर के हमारी बात जो है वो अटक जाती है कि हम इसमें आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 11 तक का जो ऑब्जर्वेशन था, उसमें हमने ये देखा था कि दीज फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस। ओके, तो इनवर्स इनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अब हमें देखना होगा कि इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, किस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ेगा। सो टू बिगिन विथ, first what we need to keep in mind is the domain and range of the inverse trigonometric functions. So sorry, the domain and range of the trigonometric function, यानी कि sin, cosine, tan, cot और secant and cosec function का domain और range क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ये अच्छे से आ जाएगा, then you can know and you can easily understand what would be the domain range of the inverse trigonometric function। तो अगर हम 3 फंक्शंस की बात करें अपने, तो हम जानते हैं कि जो हमारा साइन फंक्शन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर से जाता है, बट द आउटपुट वैल्यूज आर बिटवीन -1 एंड 1। तो आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया R, एंड द डोमेन इज R, whereas the range is the closed interval -1 to 1। अगर आप बात करते हैं कॉस की, यानी कि कोसाइन फंक्शन की, तो कोसाइन फंक्शन में भी रेंज -1 से 1 होता है और डोमेन इसका रियल नंबर्स होता है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास डोमेन में R आ जाएगा
और रेंज में -1 से 1 आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज द टेंजेंट फंक्शन डिनोटेड बाय tan। अब यहाँ पर देखो ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ रियल नंबर्स इसमें से हटा दिए, और वो रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं आप जानते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो आपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को इसमें से हटा दिया। अब जो कुछ भी बचता है वो आपका डोमेन में आ जाएगा, और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है r that is -∞ to +∞। Okay, now keeping this in mind and the periodic nature, we next move on to see what are the possible strategies to find out the inverse of these functions। इनका इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या सिनेरियोज पॉसिबल है। Now, so first of all पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। हम बात करेंगे साइन फंक्शन के इनवर्स की। तो हम इनवर्स ऑफ साइन के लिए देखेंगे डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द रेंज इज द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी सारे रियल नंबर से, सो फ्रॉम रियल नंबर्स रिस्ट्रिक्ट इट टू, रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन का मतलब लिमिट कर देंगे आप। तो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाया, आपने कहा कि सिर्फ एक क्लोज इंटरवल लेंगे -π/2 से π/2। अब क्वेश्चन हो सकता है कि भाई -π/2 से π/2 ही इंटरवल क्यों लिया गया, कोई और इंटरवल भी ले सकते थे। ओके, सो अब क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यू डोमेन। सो दिस इंटरवल इज द न्यू डोमेन या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, एंड द रेंज इज सेम। अभी भी रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा इसका -1 से 1, क्योंकि वैल्यूज जो आएंगी वो -1 से 1 में आएंगी। ओके, सो ये क्यों रखा गया ऐसा इंटरवल -π/2 से π/2 क्यों लिया गया, ये हम देखेंगे। कई एस्पेक्ट हैं, फिलहाल जो हम देखेंगे वो ग्राफ के एस्पेक्ट से देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो हमें आइडिया होगा कि साइन एक्स के ग्राफ की मदद से कैसे उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। कुछ इस तरह से आपको साइन एक्स का ग्राफ दिखेगा, और आप देख रहोगे कि ये ग्राफ में एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे अभी आप देखो एक साइकिल हम लेते हैं एंड यू विल सी दैट द सेम साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये आपके पास हो गया -π/2 से π/2, ये जो आपका एक्स एक्सिस था उसके करस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ का पार्ट ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो -π/2 से π/2 में जो ग्राफ आ रहा है, ये पार्ट अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आगे एक्सटेंड करने से क्या हो जाएगा, अगर आपने π/2 से आगे ले लिया तो अब इधर का जो नेचर होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो सेम, तो ये ग्राफ 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो सकता है कि भाई सिर्फ इतना ही पार्ट क्यों लिया जा रहा है, तो हम देखेंगे ध्यान से कि हम कितने पार्ट से दो चीजें अचीव कर सकते हैं। पहला क्या है, सबसे पहली चीज है कि फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यूज हैं क्या सारी की सारी कवर हो रही हैं, तो बिल्कुल सारी वैल्यूज कवर हो रही है, -1 से 1 में जो इसका पार्ट है वो कवर हो रहा है पूरा। दूसरा क्या है, फंक्शन का जो नेचर है वो 1 है, हाँ 1 नेचर है फंक्शन का। सो फंक्शन 1 भी हो गया, फंक्शन ने अपनी प्रॉपर्टी फंक्शन ने अपनी प्रॉपर्टी ऑड वाली भी एज्यूम कर रखी है। फंक्शन जो है वो अभी भी ऑड है, जो कि साइन फंक्शन ऑड होता है, तो अभी भी ये फंक्शन ऑड है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंक्रीजिंग है, और इस पार्ट में यानी -π/2 से π/2 में ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और इसका रेंज हो गया -1 से 1, यानी -1 से 1 में ये हो गया ऑन टू। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि आप इसी तरीके से ये वाला ब्रांच भी कंसीडर कर सकते थे, यू कैन कंसीडर दिस ब्रांच आल्सो, और आप सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये ब्रांच भी कंसीडर कर सकते थे। तो हमने क्यों नहीं कंसीडर किया ये ब्रांच, दो रीजन से नहीं कंसीडर किया। पहली चीज, किसी भी चीज को जब आप कंसीडर करते हैं देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जब भी किसी चीज की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं तो मैथमेटिकली या साइंटिफिकली उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हो केमिस्ट्री में आप लोग यूज करते हो IUPAC। तो ये क्या है, ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, सिर्फ नाम रखने का एक तरीका है। तो नाम रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्यों रखा गया, ताकि सभी लोगों को समझने में आसानी हो। उसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं या 1 नहीं होते हैं, और उनको 1 बनाने के लिए उनके डोमेन में हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। उनमें से कुछ फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें इसको कंसीडर करके भी आप इसको 1 बना सकते हो, तो आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं।
ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस मिल सकती है, बट इन सारी ब्रांचेस में इस ब्रांच को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन और भी है, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बाकी ब्रांचेस को भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बट बाकी ब्रांचेस में कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी फिट नहीं होंगी। जैसे आप जानते हो कि साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन इज ऑड, ठीक है, साइन फंक्शन जो होता है आपका, साइन फंक्शन इज ऑड, तो ये ऑड होता है। अब अगर आप कोई और ब्रांच लोगे तो आप ऑड वाली प्रॉपर्टी उसमें नहीं ला सकते हो, ठीक है, आप इंक्रीजिंग ला सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ ऑडनेस, तो ऑड नहीं ला सकते हो, एक इसका ये एडवांटेज हो गया। और भी इस तरह से एडवांटेज है जो हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग फंक्शंस का डिफाइन करते हैं इनवर्स। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमने पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो हो गया आपका -π/2 से π/2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है ग्राफ की, इसी को कंसीडर करना है, यही आपका साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मतलब हो जाएगा वो पार्ट जो -π/2 से π/2 में ही आ रहा है, उसके बाहर के पार्ट को हम लोग इनवर्स के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इनवर्स से हम अभी तक कहाँ पहुंचे। तो देखो इनवर्स आपने क्या किया, पहले आपने डिफाइन कर लिया कि भाई जो हमारा फंक्शन साइन होगा ये रियल नंबर से नहीं डिफाइन होगा, बल्कि आपने कहा कि एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल से डिफाइन होगा, -π/2 से π/2, और इसका रेंज आपने ले लिया -1 से 1। अब आपने कहा कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन है बाइजेक्टिव, ओके, बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 है और ऑन टू है। अब जब 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसको हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे, साइन इनवर्स इज जस्ट सिंबॉलिक नोटेशन, ठीक है, 1/sin नहीं है ये। अब और आपको ये भी पता है कि जो साइन इनवर्स होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा -1, 1 टू -π/2 टू π/2, ठीक है। अब जो लोग लेक्चर पिछले चैप्टर के देख चुके हैं, यानी रिलेशन एंड फंक्शंस के, वहां पर आपको बताया गया था कि इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे पहचान करते हैं। उसी में आपको ये बताया गया था कि जब इनवर्स फंक्शन की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, वो ऑपोजिट मैपिंग कर देता है। ऑपोजिट मैपिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे आपका साइन फंक्शन है सपोज करो, ठीक है, ये साइन फंक्शन क्या करेगा, ये साइन फंक्शन आपका नंबर लेगा π/2 और इसको मैप कर देगा 1 पर, ठीक है। तो 1 कहाँ का एलिमेंट था, 1 आपका था रेंज का एलिमेंट, यानी कोडोमेन सेट का एलिमेंट, और π/2 आपका कहाँ का एलिमेंट था, π/2 था आपका डोमेन का एलिमेंट। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई साइन इनवर्स फंक्शन जो होगा इसके इनपुट में जाएगा 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा π/2, क्योंकि क्या करेगा, ये जस्ट ऑपोजिट मैपिंग करेगा। सो 1 को ये मैप कर देगा π/2 पर, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास इसी तरीके से हर एक नंबर पर हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स, ओके। सो नाउ वी विल सी sin π/2 इक्वल्स टू 1, sin इनवर्स 1 इज π/2। कोई भी और नंबर आप ले सकते हो, सपोज करो आपने ले लिया sin ऑफ से π/4, तो आप जानते हो कि sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर हमारा इनवर्स फंक्शन लगेगा तो वो इनपुट में ले लेगा सपोज 1/√2, और आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में दे देगा π/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है उसमें वैल्यूज अगर हमको निकालना है तो हमको सिर्फ साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हमको साइन फंक्शन की वैल्यूज पता है तो हम साइन इनवर्स की वैल्यूज इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस ग्राफ पर कि हमारे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आपके बराबर में साइन एक्स का भी ग्राफ बना हुआ है और आपके उसके पैरेलल में बना हुआ है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को देखने के कई तरीके हैं, और जिसमें से पहला तरीका है चेंज ऑफ एक्सिस। जस्ट आपने एक्सिस को चेंज कर दिया, तो ये जो आपका पार्ट है दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो एक बोल्ड कलर में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो अब आपका एक्स एक्सिस है उसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है ग्राफ की, तो अब आपका जो डोमेन हो जाएगा वो एक्स एक्सिस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डोमेन हो रहा है, यहाँ पर जो आपका डोमेन है वो हो रहा है -1 to 1, ओके। और आपका जो रेंज हो रहा है
वो y एक्सिस पे आ रहा है। तो रेंज को अगर आप देखो तो वो -π/2 से π/2 तक जा रहा है, यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। सो दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग विद sin x। ठीक है, sin x में क्या हो रहा था, sin x में ये आपका डोमेन हो रहा था और x एक्सिस पे डोमेन और y एक्सिस पर आपका रेंज आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब भी आप इन्वर्स की बात करोगे तो आपका जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ग्राफ भी कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग बिहेवियर रख रहा है। ओके, थोड़ा सा देखने में सिमिलर लगेगा, बट अभी जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों ग्राफ डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। तो अब हमारे सामने 3 ग्राफ बने होंगे। ठीक है, तीनों के लेबल्स हैं। जैसे आपके सामने एक ऑरेंज कलर का ग्राफ दिख रहा है जो है साइन इनवर्स एक्स का, जिसको आर्क साइन भी लिखते हैं। ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, और ये जो डॉटेड कर्व है ये है साइन x का ग्राफ। अब अगर आप इसके साइन x के कुछ पार्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दो, यानी आप सिर्फ वो पार्ट लो जो -π/2 से π/2 तक में आता है। ओके, तो हमारे पास वो पार्ट, सपोज करो इतना पार्ट काट दिया आपने ग्राफ का, ये पार्ट रिमूव कर दिया, और इसी तरीके से आगे से भी आपने ये पार्ट इसका रिमूव कर दिया। तो अब आपके पास 2 ग्राफ हैं। ठीक है, एक ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है आपका साइन का, और दूसरा जो आपके पास ग्राफ है ये है आपका साइन इनवर्स का या आर्क साइन का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस लाइन एक्ट्स एज अ मिरर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर आप साइन के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये वाला जो आपका ब्रांच है पूरा, ये वाला जो आपका पूरा ब्रांच है ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के आपका ये वाला ब्रांच बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्रांच है साइन का, ये ब्रांच है, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक फर्क हो गया। नाउ देयर इज अनदर डिफरेंस। तो पहला हमने क्या सीखा, पहला हमने सीखा कि ये जो इनवर्स का ग्राफ होगा, इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्शन होगा, इट इज द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन इन द लाइन y x। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा हो गया कि जो गिवन फंक्शन होगा वो मिरर इमेज अगर हम उसका ले लेंगे तो हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया कि ग्राफ ऑफ आर्क साइन एक्स, यानी इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ था वो मिरर इमेज हो गया किस फंक्शन का, साइन फंक्शन का। इसी तरीके से दूसरे फंक्शंस के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल। अब एक बात हमने किया था कि दोनों फंक्शंस पहली बार देखने में एक जैसे लग रहे थे, मगर अगर आप नेचर में देखोगे तो फर्क आ गया। यहाँ पर जो इस फंक्शन की ब्रांच है, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, ये कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है, और ये वाला जो फंक्शन है ये हो रहा है कॉनकेव डाउनवर्ड। इस पार्ट में ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड, और किसका रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्लेक्शन था इस ब्रांच का, और ये ब्रांच है आपका कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी भी बदल जाती है, देखने में दोनों इंक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग होना अलग है और नेचर और बिहेवियर ऑफ द ग्राफ होना अलग है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो, इस पार्ट में जो है, इस पार्ट में ये क्या हो रहा है, इस पार्ट में कॉनकेव डाउनवर्ड है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन से जो ग्राफ बन रहा है वो है आपका कॉनकेव अपवर्ड। तो इस तरह के कई सारे चेंजेस इसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये सारे चेंजेस की मदद से हम देख सकते हैं कि ग्राफ, सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि ग्राफ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, और ग्राफ को समझना और उसको ड्रॉ करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो और इजिली इवेलुएट कर सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिफाइन साइन इनवर्स एक्स। तो हमने देख लिया कि साइन इनवर्स एक्स हम डिफाइन करते हैं -1 से 1 हमारा डोमेन हो जाता है। सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, ये हमारा रेंज हो जाता है। ओके, विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन एक्स। तो अब हम इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन याद करें। हमें क्या बताया गया था कि अगर f एक फंक्शन है a से b में, ओके, और g एक फंक्शन है b से a में, और g b का इनवर्स है, f का इनवर्स है, तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर f ऑफ g जो होता है, f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट b, एंड g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट a। तो
तो अगर आप ये रूल को ध्यान में रखो तो आपका साइन इनवर्स कहाँ से चल रहा है, आपका साइन इनवर्स जा रहा है -1 से 1 में, ओके, और ये जा रहा है आपका यहाँ पे -π/2 से π/2 में। अब यहाँ पर आप लगा देते हो साइन फंक्शन और फिर ये पहुंच जाता है दोबारा से -1 से 1 में। तो जब हम बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, सो ये x कब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, यानी आइडेंटिटी फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू x आ जाएगी अगर आपका x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन आपको ध्यान में रखना होगा और ये रिजल्ट दोनों फॉलो होते हैं हमारे चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में, इन्वर्टिबल फंक्शंस के कंपोजिशन से रिलेटेड रिजल्ट। तो ये रिजल्ट अगर आपको समझ में आता है, जो कि पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है, तो उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से साइन ऑफ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दो रिजल्ट्स उसके आपके सामने लिखे हुए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आपको इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। अब इन रिजल्ट्स जब हमने इतना सीख लिया तो हम कुछ वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड वी कॉल दोज वैल्यूज द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हम लोग उसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, भी आपको एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। सपोज फिर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ साइन इनवर्स 0 क्या होता है, तो आप ये देखोगे कि कौन से नंबर का साइन लेने पर 0 आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई 0 रेडियन का साइन भी 0 होता है, पाई रेडियन का साइन भी 0 होता है, 2 पाई रेडियन का साइन भी 0 होता है, -π रेडियन का साइन भी 0 होता है। तो इनमें से हम क्या आंसर दें, ठीक है। आंसर तो सारे हो सकते हैं, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0, बट आपको देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच याद है आपको, प्रिंसिपल ब्रांच हमने डिस्कस किया था अपने ग्राफ में, ये है आपका प्रिंसिपल ब्रांच का कॉन्सेप्ट है। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता था हमारा, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। आपको देखना है कि हमारी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वो है 0। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। So this is the principal value, और भी वैल्यूज हो सकती है बट दे आर नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अभी हम इधर बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो -π/2 और π/2 के बीच में भी होना चाहिए, और अगर उसका साइन लेने तो हमें 1/√2 मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा हमारा, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ, देखो 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन π/4, ठीक है, साइन π/4। और आपको पता है ये रूल अगर आप ध्यान से देखो आपके सामने लिखा हुआ है, इस रूल से आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू π/4, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन राइट दिस एज, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो आप जानते हो कि भाई -1/2 जो हमारा होता है ये हो जाता है साइन ऑफ, किस नंबर का साइन होता है -1/2, तो हम ये देख सकते हैं ये होता है -π/6 की बात करते हैं, ठीक है। तो एंड में क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से आपने यही रूल यूज कर लिया अगेन, तो आपको मिल जाएगा दिस इज -π/6। देखो ये सारी आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3। तो अगेन फिर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/3। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी जो इसकी वैल्यूज हैं वो दे आर नॉट प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सी अबाउट कोसाइन फंक्शन। अब हम देखना चाहेंगे कि कोसाइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के लिए हम इनवर्स की बात कैसे कर सकते हैं। सो ये आपके पास जो ग्राफ दिया गया है ये है y = cos x। आप देख रहे होगे कि ये फंक्शन भी पीरियोडिक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन प्रॉपर्ली, इस फंक्शन को हमें प्रॉपर्ली समझने के लिए और इसको कैसे बाइजेक्टिव बनाना है ये देखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा।
तो अब क्या करते हैं, देखो इसके बिहेवियर को कैच करने के लिए हमने क्या किया, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया इस पार्ट में, ठीक है, ये पूरे पार्ट में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस पूरे पार्ट में हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये देख रहे होगे कि आप इसका एक तो नेचर है डिक्रीजिंग, दूसरा क्या है, ये पूरी वैल्यूज यानी 1 से लेके -1 तक की सारी वैल्यूज को इस बीच में एज्यूम कर रहा होगा। और इधर से आपने ये इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका हो गया आपका 0 से पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना चाहेंगे हम ये करना चाहेंगे कि कोसाइन फंक्शन को रियल नंबर्स के बजाय हम 0 से पाई में अगर डिफाइन करें, तो 0 से पाई में ये हो जाता है आपका 1 1 एंड ऑन टू, और इसकी रेंज आप देख रहे होगे कि -1 से 1 पूरी आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन अब क्या हो गया, नाउ इट इज बाइजेक्टिव। तो नाउ इट इज बाइजेक्टिव। देखो यहाँ पर भी आप लोग को पता होगा, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, कि बहुत सारी ब्रांचेस कंसीडर की जा सकती है। कोई कह सकता था कि भाई ये ब्रांच कंसीडर कर ली, और भी ब्रांचेस कंसीडर कर सकते थे, बट से ये ब्रांच भी कंसीडर हो सकती है इसकी। बट टू मेक अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन, और किसी एक ब्रांच की स्टैंडर्ड एडवांटेज भी होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ ब्रांच होती है इसकी प्रॉपर्टीज को कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी। जब भी हम प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे तो हमारा यही वाला ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्राफ ऑफ द फंक्शन cos x, ठीक है, cos x का ग्राफ हमें दिया। अब cos के ग्राफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं cos इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि भाई जो हमारा फंक्शन cos इनवर्स बनेगा वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा -1 से 1 में डोमेन को लेगा, और इसका आउटपुट आएगा यानी इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई। अगर हम फिर से ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। नाउ अगेन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने का दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वैल्यूज जो होती है ग्राफ में, सपोज करो कि फंक्शन आपके पास f था, f के ग्राफ ऑफ f, ठीक है, और इसके ग्राफ में एक पॉइंट आ रहा था a, b, ठीक है। तो इसके ग्राफ में कोई एक पॉइंट आ रहा था, सपोज करो a, b, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, हमने कोई एक पॉइंट लिया। अब आप चाहते हो कि मैं f इनवर्स का ग्राफ बना दूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट के लिए आपको इसका जस्ट ऑपोजिट पॉइंट प्लॉट कर देना है। ए बी की जगह पर आप प्लॉट कर दो बी ए, तो सारे पॉइंट्स को इस तरीके से चेंज कर दो। अब जो आपको ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा एफ इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। अब हम इस ग्राफ और दूसरे ग्राफ को रिलेट करते हैं, तो हम दोनों ग्राफ्स को रिलेट करेंगे और देखेंगे कैसे इनवर्स ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ दिया गया है cos x का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में cos इनवर्स का, ठीक है। जैसे आप देखो ये पॉइंट है आपके पास जो ब्लैक कलर से है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा 1, 0। आप देख रहे होगे ये पॉइंट इधर आ गया, दिस इज 1, 0। इसी तरीके से आप देख रहे होगे एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं आपके पास x is pi by 2 and y is 0। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए pi by 2, 0। आपको दिख रहा है कि पॉइंट क्या है ये, pi by 2, 0, ठीक है। अब आपके पास देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x इक्वल्स टू पाई एंड y इक्वल्स टू -1। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, y। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, y। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स क्या हो गए, सारे पॉइंट्स में आपने पेयर्स को जस्ट रिवर्स कर दिया और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ये ग्राफ f इनवर्स का, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया यही आपके रिफ्लेक्शन का कारण बनता है। जो आपने पहले देखा कि रिफ्लेक्शन से हमें ग्राफ मिल रहा है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो पेयर्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ए बी जो है वो बी ए बन जाता है। सो नाउ वी हैव सीन 3 ग्राफ्स हियर। तो एक आपके पास ब्लू डॉटेड लाइन से दिखा हुआ है, ये है आपका cos x का ग्राफ, ठीक है। और ये है आपका ग्रीन से आपके पास है y इक्वल्स टू x लाइन का ग्राफ, और ये वाला आपके पास है आर्क cos x का ग्राफ।
तो आप देख लोगे अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर लें, यानी ये पार्ट को हम पूरा हटा देते हैं, तो ये पार्ट इसका हटा दिया गया इमेज का, और पाई के आगे जो पार्ट आ रहा है उसको भी आपने हटा दिया, ठीक, ये पार्ट को आपने हटा दिया। अब आप अगर रिफ्लेक्शन की बात करो तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है इसमें, तो रिफ्लेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पूरा आपका पार्ट है, दिस पार्ट, ये आपका रिफ्लेक्ट कर गया और इससे बन गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, आप देख रहे हो ये पार्ट जो आपका ब्लू कलर से है, इसी को अगर आप रिफ्लेक्ट करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x और arc cos x, ठीक है। ये आपको आर्क cos x का ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा बाय रिफ्लेक्शन। बिहेवियर में आप कुछ नोटिस कर सकते हो, ये जो ग्राफ है आपका ये है डिक्रीजिंग, ठीक है, ये है डिक्रीजिंग, और आपका जो और cos x है यानी इनवर्स जो है ये भी क्या है, ये भी है आपका डिक्रीजिंग, दिस इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो दोनों में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब साइन में हमने देखा था ग्राफ इंक्रीजिंग था, उसके इनवर्स का भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, cos का ग्राफ डिक्रीजिंग है तो उसके इनवर्स का ग्राफ भी डिक्रीजिंग है। नाउ इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ। अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की क्या होगी। तो फिर से देखो, प्रिंसिपल वैल्यू की जब आप बात कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाली कैसे जा सकती है इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे हम बहुत सारी रेंजेस ले सकते थे जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता था, ये सारी पॉसिबिलिटीज है, बट इसमें से आपने क्या किया, आपने 0 से पाई को सिलेक्ट किया और आपने इसको बोल दिया प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो आपका जो कॉस इनवर्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, कॉस इनवर्स फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है, cos inverse function is defined from -1 to 1 से 0 to पाई। तो अब जो हमारा cos of cos inverse है वो ये वाला रूल ऑबे करेगा, ठीक है, cos of cos inverse ये वाला रूल ऑबे करेगा, और cos inverse of cos x उसमें ये रूल लग जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आपको पूछा जाता है कि भाई cos inverse of cos x में क्या रूल लगेगा, तो आपको ये देखना होगा कि इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है cos, और cos का डोमेन क्या होता है, cos का डोमेन होता है आपका 0 to पाई, तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यूज होंगी वो कहाँ हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 0 to पाई में, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको ये वाला देखना है पार्ट, तो आपने देखा कि इनर फंक्शन है आपका cos इनवर्स और उसकी डोमेन होती है -1 to 1, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -1 से 1 में। ये फंडा आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज हम फाइंड कर। तो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको cos इनवर्स ऑफ, अब देखो 1/√2 है, तो 1/√2 को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, बट वी विल राइट इन सच अ वे दैट दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। आप देख रहे होगे कि पाई/4 जो है ये क्या है, इसकी cos पाई/4 की वैल्यू होगी 1/√2, और ये पाई/4 जो है वो 0 से पाई में लाई भी कर रहा है। अब हमने रूल लगाया, तो हमारे रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/4, सो दैट इज द आंसर, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर आपसे बात करते हैं कि भाई -1/2 कब होती है cos की वैल्यू, ठीक है, तो आप जानते हो cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, सो दिस इज cos 2π/3। देखो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो आपको उधर जाकर के फिर से चेक करना होगा कि कैसे cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होगा, ये सारा रूल आपने उधर ही पढ़ा होगा, तो आपको वहां पर ये चेक करना होगा। सो नाउ दिस इज 2π/3, क्या है, देखो आपका 2π/3 होता है 120 डिग्री, ये आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज बिटवीन प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2π/3, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज 2π/3। इसी तरीके से अगर हम cos 0 की बात करते हैं, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो cos की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा cos π/2, तो cos π/2 का मतलब क्या हो गया, cos π/2 का मतलब हो गया π/2। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया इसका इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी और प्रिंसिपल वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ये दोनों बातें हमने सीख लिया यहाँ पर। तो अब हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट स्टेज में आते हैं, और लास्ट स्टेज में हम देखेंगे वो अपने तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की कहानी देखेंगे। तो ग्राफ के बारे में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताया था कि आपको हर एक फंक्शन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ध्यान में रखना है रेंज और डोमेन। तो रिकॉल करने के लिए आपके सामने बताते हैं कि जो हमारा टेंजेंट फंक्शन होता है
ये सभी नंबर्स पे डिफाइन होता है, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है एक्सेप्ट एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो अगर आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को हटा दोगे, यानी 2n+1 पाई बाई 2 को हटा दोगे, तो ये बाकी सारे नंबर्स पर डिफाइन होगा। और इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप इजिली देख सकते हो। और आप देख रहे होगे कि ये जो पॉइंट्स होते हैं -π/2, जैसे ये पॉइंट है, इधर से पॉइंट है 3π/2, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ टूटा जा रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो रीजन क्या है, रीजन ये कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ग्राफ की। ग्राफ इज यानी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज और क्लियर हो गई कि ये पीरियोडिक है, 1 1 तो है नहीं आपका। तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की पहचान करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक आपका प्रिंसिपल साइकिल है, ठीक है, ये एक आपका प्रिंसिपल साइकिल है, ये एक आपका बिहेवियर है इसका, चेयर बिहेवियर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। शेप इसका आपको चेयर की तरह दिखेगा और यही बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये जो बिहेवियर आपका रिपीट हो रहा है, इसी बिहेवियर से आप देख सकते हो कि अगर हम इन सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और वो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी, तो हमने इस ब्रांच को सिलेक्ट किया, ठीक है। रीजन इज नाउ क्वाइट क्लियर। क्यों क्लियर है रीजन, रीजन पहला चीज तो ये है कि ये ब्रांच इसके प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करेगी। क्या प्रॉपर्टी होगी इसमें, इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी होगी, साथ ही साथ ऑड होने की प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो शेडेड पार्ट है ये कहलाता है प्रिंसिपल ब्रांच। इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, हम इनवर्स बनाएंगे। अब अगर आप इसके बराबर में आ जाओ, तो बराबर में आपको दिख रहा होगा इनवर्स का ग्राफ, और तरीका आपको बता दिया गया था। तरीका आपको क्या बताया गया था कि आपको इधर से कोई भी ग्राफ पे नंबर उठा लो, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, उसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b, उसको आप बना दो b, a, और आप प्लॉट करते चले जाओ। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जैसे आपने 0 0 देखा, तो यहाँ पर जो 0 0 था वो यहाँ पर 0 0 बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे ग्राफ किधर जा रहा है, तो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू π/2 की तरफ जा रही है, x की वैल्यू क्या जा रही है, x की वैल्यू जा रही है π/2 की तरफ, प्लस π/2 की तरफ, x गोज टू प्लस, सॉरी x गोज टू π/2 माइनस, ठीक है, यानी π/2 के लेफ्ट को अप्रोच कर रहा है। तो आपकी y की वैल्यू कहाँ जा रही है, y की वैल्यू जा रही है आपकी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये बिहेवियर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ के बिहेवियर को देखो तो क्या हो रहा है आपका, आप x से तो जा रहे हो प्लस इन्फिनिटी पे, और y की तरफ से क्या जा रहा है, y की तरफ से आप π/2 को अप्रोच करो, तो आपका y की तरफ से क्या जा रहा है, π/2 माइनस। इसी तरीके से अगर आप देखो इधर बिहेवियर ग्राफ का लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आप बिहेवियर देखना है तो आप इधर से ग्राफ का बिहेवियर देखो कि नीचे से ग्राफ का बिहेवियर क्या हो रहा है। तो नीचे से अगर आप बिहेवियर देखोगे तो आप x में जा रहे हो -π/2 माइनस, ठीक है, -π/2 माइनस। जिसको लिमिट की नोटेशन नहीं समझ पता है वो मुश्किल है, समझ नहीं पाएगा। तो शॉर्ट में बताते हैं कि -π/2 का मतलब तो वही है, -π/2 का मतलब -π/2, और जो ऊपर माइनस लगा है इसका मतलब होता है लेफ्ट। तो -π/2 के लेफ्ट पे खड़े हैं आप, ठीक है, सॉरी, -π/2 को आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, -π/2 का लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर के दो साइड हो सकते हैं, एक उसका लेफ्ट वाला साइड हो सकता है, एक उसका राइट वाला साइड हो सकता है। तो अगर आप इधर से अप्रोच कर रहे हो उसको, ठीक है, तो ये आपका ये वाला साइड हो गया -π/2 माइनस, इधर से हम अप्रोच कर रहे हैं इसको, ठीक है, और हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं इसको। तो डिपेंड करता है कि आप किस साइड से इसको अप्रोच कर रहे हो। लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आप माइनस लगा दोगे, और अगर राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आप प्लस लगा दोगे। तो सॉरी, नोटेशन में कुछ गड़बड़ हो गया था। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं -π/2 को फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट से कर रहे थे, यहाँ पर राइट से कर रहे हैं, तो ये हम प्लस यूज करेंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो -π/2 प्लस, ठीक है। और y आपका किधर जा रहा है, y आपका जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर क्या बिहेवियर होना चाहिए, यहाँ पर बिहेवियर अगर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है, यानी इनवर्स का जो ग्राफ है, वो किधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका x एक्सिस पर अगर देखो तो माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है। तो x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप -π/2 की तरफ आ रहे हो, ठीक है, -π/2 की तरफ आ रहे हो। देखो अब यहाँ पर भी कन्वेंशन क्या होता है, अगर हम x एक्सिस की बात करें, यहाँ पर एक्सिस क्योंकि आपको वर्टिकल दिख रही है, तो आप देख रहे होगे कि आप -π/2 के पीछे हो, ठीक है। तो इसका मतलब y एक्सिस पे क्या हो, y एक्सिस पे आप -π/2 के पीछे हो। तो आप y एक्सिस पे जा रहे हो -π/2 प्लस, ठीक है, -π/2 प्लस।
तो इस तरीके से आपके नंबर जो होते हैं वो जस्ट ग्राफ जो होता है वो रेसिप्रोकेट कर जाता है, यानी एक ग्राफ को आप समझ लोगे, उसी के पेयर्स को बस चेंज करते चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे दोनों ग्राफ्स के बिहेवियर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी दिख रही है। बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे थे, बिहेवियर हमारा क्या है, बिहेवियर हमारा इंक्रीजिंग है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर हमारा ग्राफ जो था वो इंक्रीजिंग था। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली राइट में मूव करोगे, वर्टिकली आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर भी आप देखो, अगर आप एक्स एक्सिस पे राइट में मूव करो तो आप वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इस तरह के बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग बिहेवियर, यानी आप हॉरिजॉन्टल में मूव करो राइट पे और वर्टिकल में आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग। तो दोनों ही इंक्रीजिंग है, और ये फंक्शन ऑड भी होता है, तो ये भी ऑड है, और इसका इनवर्स जो होगा ये भी ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इनवर्स भी इसका ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास दोनों फंक्शंस में सेम प्रॉपर्टी फिर से प्रिजर्व हो रही है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, एक ही जगह पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं tan x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ और y इक्वल्स टू x का ग्राफ। क्या देखने के लिए, इनवर्स इमेज वाली प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो आपके पास ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया गया ये tan x का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शन tan x। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन, एंड द ब्लू डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द आर्क tan x। तो आपका आर्क tan x का अगर आप ये ब्रांच देखो, तो ये वाला ब्रांच आपका कहाँ से आया रिफ्लेक्ट होकर के, तो आप देखोगे ये वाला ब्रांच आपका रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये इधर से रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला जो ब्रांच है, सॉरी, द अदर ब्रांच ऑफ आर्क tan x, ये वाला जो हमारा ब्रांच है, ये किसके रिफ्लेक्शन से बना है, ये हमारा बना है इस पार्ट के रिफ्लेक्शन से, पॉजिटिव पार्ट के रिफ्लेक्शन से हमारे पास ये वाला ब्रांच आया है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दो डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं जस्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड ग्राफ। स्टैंडर्ड ग्राफ यानी tan x के ग्राफ को आपने रिफ्लेक्ट करा दिया तो आपको ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमने क्या किया टेंजेंट फंक्शन के इनवर्स को निकालने के लिए। तो हमने टेंजेंट फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, और ये हो गया इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स में से ऑड नंबर पहले हट रहे थे। अब आपने क्या किया, अब आपने सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में -π/2 से π/2 वाला इंटरवल रखा, और ऐसा करने से क्या होगा, ये फंक्शन बन गया 1 1 एंड ऑन टू, और इसका रेंज क्या है -∞ से ∞। तो ये हमारा पहला फंडा हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इनवर्स बनाने के लिए, 1 1 बनाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है, जैसे कि हम ये ब्रांच भी ले सकते थे, ये पार्ट ले सकते थे, ये पार्ट ले सकते थे। तो ये सारे पार्ट भी वैलिड है, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया। इनसे भी ये फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा, और इसकी रेंज -∞ से ∞ ही रहेगी, ये भी पॉसिबल है। बट जो हमारा स्टैंडर्डली एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, वो हमारा है -π/2 से π/2। ठीक है, तो अब ये बात को जानने के बाद हमने देखा कि जो हमारा tan इनवर्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाएगा। tan इनवर्स फंक्शन जो होगा वो जाएगा रेंज ऑफ tan x। तो tan x का रेंज क्या है, -∞ से ∞, ये इसका डोमेन बन गया। और tan x का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था, tan x का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, यानी -π/2 से π/2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, दिस इज द वे टू डिफाइन tan इनवर्स x। इस तरीके से हम tan इनवर्स x को डिफाइन करते हैं। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी गेट, अब इनवर्स की डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा, इनवर्स की डेफिनेशन से बिल्कुल हमें क्या मिलेगा, पहला रिजल्ट ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो tan इनवर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन लगे, tan और tan इनवर्स। इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -∞ से ∞, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा आपका, -∞ से ∞, दैट मींस रियल नंबर। नाउ इफ वी हैव अ कंपोजिशन ऑफ दिस टाइप, ये देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, बाहर लगा है tan इनवर्स और अंदर लगा है tan, तो इनर फंक्शन क्या होगा, दिस इज द इनर फंक्शन, tan x आपका इनर फंक्शन हो जाएगा। अब अगर आप tan की डोमेन ध्यान में लाओ क्या होती है, तो tan की डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये x कब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना होगा जब आप tan इनवर्स से tan में आ रहे हो या tan से tan इनवर्स में स्विच कर रहे हो। सो ये हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे जो हमने प्रिलिमिनरी तौर पे, स्टार्टिंग तौर पे अभी तक सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड।
Now, next we move on to solve certain problems which are principal value problems. इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली जाती है। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा गया 1/tan−1/√3। तो देखो इसका सीधे सीधे मतलब क्या हो रहा है, इसका सीधे सीधे मतलब हो रहा है कि ऐसा एंगल बताओ जिसकी tan वैल्यू लेने पर 1/√3 आता हो। तो आप जानते हो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, बट उसमें से आपको वो एंगल देखना है जो प्रिंसिपल वैल्यूज में आता हो, प्रिंसिपल ब्रांच में आता हो, यानी -π/2 से π/2 के बीच में आता हो। तो आप जानते हो कि ऐसा एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल होता है आपका 30 डिग्री, जिसको आप लिखते हो π/6। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan π/6, ये कॉम्पोजिशन हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan π/6। तो कॉम्पोजिशन में आपने देखा कि ये जो π/6 है ये आपके स्टैंडर्ड डोमेन में आ रहा है, जिसमें ये फंक्शन 1 है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, इसीलिए π/6 क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ -1 की अगर हम बात करें, tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan -π/4। तो आप जानते हो कि tan ऑफ -π/4 -1 होता है, तो यहाँ पर ये आ गया वैल्यू -π/4, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ सिमिलरली यू विल गेट tan 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 0। So again the principal value is 0। ठीक है, तो लिमिट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आगे लिमिट से रिलेटेड कुछ जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे तो आपको वो भी देखेंगे, और उसमें हम लोग लिमिटिंग केस की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने 3 चीजें टोटल सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है। सो हाउ टू डिफाइन इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ टी फंक्शंस। ठीक है, टी फंक्शंस का इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने सीखा। उसके लिए हमने क्या सीखा, उसके लिए हमने सीखा पहला टूल क्या होता है, पहला टूल होता है रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द डोमेन। एक तो ये टूल हो गया हमारा। दूसरा क्या होता है, जब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें से लेते हैं सिर्फ एक ब्रांच, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हमें कंसीडर करना होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज का सेट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें और भी सारी ब्रांचेस होती हैं, वो भी सही है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेने से हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेट बन जाता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन द इनवर्स फ्रॉम रेंज टू डोमेन। अब जो पहला फंक्शन था उसका रेंज को आप डोमेन बना लो, और जो उसका डोमेन था उसको रेंज बना लो। इस तरीके से आप डिफाइन कर लोगे। ठीक है, एंड देन द कॉम्पोजिशन रूल्स, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फर्दर टॉपिक्स, स्पेशली वी विल सी सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, कैसे उन तीनों को डिफाइन करते हैं और उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, उनके डोमेन में क्या चेंजेस होते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं एंड सो ऑन। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर में ध्यान रखना है वो ग्राफ्स को ध्यान रखना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ये ध्यान में रखना है, और प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे इसका फाइंड किया जाता है ये ध्यान में रखना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।